हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून। और मैं आज कुछ ऐसे मैटर को लेकर के आपके सामने आया हूँ जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशानी हमारी सोसाइटी के अंदर क्रिएट हो रही है। मैं बहुत सारे अलग अलग तरीके के डिसइंफेक्टेंट फॉर्मुलेशंस के लिए वर्कआउट करता हूँ, रिसर्च ओरिएंटेशंस में हूँ, बहुत सारे रिसर्च पे वर्क करता हूँ। जब से ये कोविड-19 का केस शुरू हुआ उसके बाद से मुझे इतने फ़ोन्स आए, इतने लोगों से मैंने बात करा, इवन पब्लिक डोमेन से ज़्यादा ऐसे कॉल आए। लोग बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे, अभी भी घबराए हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि क्या यूजेज करें, किस तरीके का डिसइंफेक्टेंट पे क्या करना है। मैंने बहुत सोचने के बाद एक डिसीजन लिया कि एक सीरीज शुरू करते हैं, और शायद वो चीज़ें अच्छी हो। शायद मैं जितना जानता हूँ, मुझे जितनी समझ है, उन चीज़ों को आप तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में क्या कुछ चल रहा है डिसइंफेक्टेंट के साथ, क्या कुछ हो रहा है। आज हम केवल डिसइंफेक्टेंट पे चर्चा करेंगे, हैंड सैनिटाइजर की बात नहीं करेंगे। हम उसको किसी और दिन हम उसको लेके आएंगे आपके साथ इस सीरीज में। तो सबसे पहली बात कि जब से कोविड-19 का केस शुरू हुआ, कोरोना वायरस के ऊपर जब से चर्चा शुरू हुई है, तब से एक स्थिति बहुत अलग सी बनी। लोगों में एकदम से दो चीज़ों और तीन चीज़ों के लिए बोलिए कि सबसे ज़्यादा आपस में एक कंपटीशन क्रिएट हुआ। हैंड सैनिटाइजर, डिसइंफेक्शन एंड मास्क, ये तीन एक ऐसा मतलब हॉट सबस्टांस है या हॉट प्रोडक्ट के रूप में आया मार्केट में, जिसको लेकर बहुत सारी चीज़ें क्रिएट हो गई मार्केट में, जो अभी बिक भी रही है, लोग खरीद भी रहे हैं। बट रिलायबिलिटी कुछ नहीं है, बहुत सारे गाइडलाइंस हैं जिनको कोई पढ़ भी नहीं सकता, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ, उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं आज उसको इजी वे में लाने की कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए। चलिए, तो आज हम डिसइंफेक्टेंट की बात करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या कुछ चल रहा है उस पर नहीं, हिंदुस्तान में क्या चल रहा है हम उस पर बात करते हैं। आज अगर देखा जाए तो डिसइंफेक्टेंट की अलग अलग कैटेगरीज होती है जिसमें वो बटे हुए हैं। और अगर उस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास जो कैटेगरी होती है क्वाटरनरी वेस्ट कंपाउंड, क्वैट कंपाउंड जिसको बोलते हैं, वो है। दूसरा हमारे पास फिनोलिक ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके बाद पैरोक्साइड ग्रुप है। लेकिन अगर अभी देखा जाए तो मार्केट के अंदर तीन चीज़ें बहुत टॉप पे और लोगों ने जम के यूज करना शुरू किया, और मुझे लग रहा है, मैं जितने लोगों से बात होता है मैंने उन्हें अक्सर इन चीज़ों पे देखा है। या तो वो पैरोक्साइड की बात करते हैं या फिर क्वेट कंपाउंड की बात करते हैं, यानी क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड, ठीक है, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड की बात करते हैं जिसे एल्डिहाइड ग्रुप से आता है, हेलोजन ग्रुप में जिसको डाला जाता है, सॉरी। और कुछ प्रोडक्ट एल्डिहाइड में भी यूज होता है, ठीक है। वैसे अभी फॉर्मल्डिहाइड की ज़्यादा मार्केटिंग नहीं होती क्योंकि कार्सिनोजेनिक माना जाता है सोडियम सोडियम हाइपोक्लोराइड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो यूज होती है। इसके बाद जो एल्डिहाइड ग्रुप में है, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह है, उसको कुछ उसी कैटेगरी में रखा जाता है कि उससे कैंसरस होता है। एनीवे, ये तीन कंपाउंड जो सबसे ज़्यादा टॉप पे चल रहे हैं, जिसमें हेलोजन ग्रुप से अगर देखा जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइड। हम पहली बात सोडियम हाइपोक्लोराइड की करते हैं। नॉर्मली क्योंकि वो बहुत चीप होता है, बहुत सस्ता मिलता है, और वाकई वो इफेक्टिव है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। और सोडियम हाइपोक्लोराइड का आपको कई सारे परफॉर्मेंस हैं, चाहे आप उसे ब्लीचिंग पाउडर बोलो, सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलो, क्लोरीन बोलो, ठीक है, उसे हाइपो भी बोलते हैं, सब एक ही चीज़ है। बेसिकली हमारे इंडिया में इसका सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन वाटर डिसइंफेक्शन में किया जाता है। जब भी हमारी सप्लाई वाटर आती है और जितनी भी आती है उसमें क्लोरीन की डोजिंग की जाती है। इवन पहले लिक्विड में होती थी, पाउडर में भी फॉर्म में था, उसके बाद फिर आजकल गैस फॉर्म में यूज किए जाते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड का डोज दिया जाता है जिससे कि कोई भी पैथोजेनिक कंटेंट्स जो उसके अंदर है, सीडोमोनास, शिकोलाई वगैरह, उन सबको डेट करने के लिए इस्तेमाल होता था। एज पर गाइडलाइन जो WHO का आया, या फिर
ईपीए वगैरह में भी, इन सब जगहों पे इन चीज़ों की चर्चा हुई कि भाई सोडियम हाइपोक्लोराइट सबसे बेस्ट वे है और इजी है, सिंपल कंटेंट्स है जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। उस पूरे सिचुएशन में अगर देखा जाए तो सोडियम हाइपोक्लोराइट का जितना एडवांटेज है उसका डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि सोडियम हाइपोक्लोराइट का आप इस्तेमाल कुछ चीज़ों में नहीं कर सकते। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कई सारे लोग उसको फ्यूमिगेशन में इस्तेमाल करते हैं। मैं सच से बताऊं, आपको सोडियम हाइपोक्लोराइट केवल आप मॉपिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। अगर फ्यूमिगेशन की ज़रूरत भी पड़े, अगर फॉग करने की, तो वो आउटर एरिया में होना चाहिए। और मेरा एक ही सजेशन है लोगों से, प्रॉब्लम आपके घर के अंदर नहीं है, बाहर से घर में आ रही है, तो पहले प्लीज़ जहाँ आ रही है वहीं तक लिमिट रखिए, उसको वहीं तक सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप उस कंटेंट्स को, उन चीज़ों को अगर कंडीशन से बाहर लेके आएंगे, यानी आपने डोमेस्टिक कंडीशंस में लाया, तो उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। अब जैसे बोला जाता है कि सोडियम हाइपोक्लोराइट लिक्विड फॉर्म में होता है, या तो मार्केट में 5% का लिक्विड फॉर्म मिलता है या 10% का मिलता है। जो डाइल्यूशन रेशियो होता है, अगर 5% का आपके पास उपलब्ध है तो 4:1 का रेशियो होता है, आई मीन 4 लीटर वाटर प्लस 1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट का यूज करते हैं। उसी तरह से अगर 10% का सोल्यूशन मिलता है तो 9+1 का रेशियो बनाया जाता है। 9 लीटर वाटर एंड 1 लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइट इस्तेमाल हम करते हैं। अब ये जो डाइल्यूशन है उसका क्या टाइमिंग है, कहाँ यूजेज है, आप उसको कई तरीके से, उसको 1% सोल्यूशन बनाने के बाद आप उसको मॉपिंग में ले सकते हैं, कहीं सिंपली जो फ्लोर क्लीनर्स वगैरह के रूप में इस्तेमाल कर सैनिटाइज करने के लिए कर सकते हैं। और लेकिन किसी भी मेटल कंटेंट्स के लिए वो बेटर चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है वो ब्लीच है। ब्लीचिंग जैसे कपड़ों का ब्लीच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वही ब्लीचिंग पाउडर है जो क्लोरीन प्रोड्यूस करता है। तो वो उनके बहुत सारे कलर्स जो डिस्कलर कर सकते हैं, वो उन पे कोरोसिव होता है, इसलिए वो बहुत सारे इफेक्ट डालते हैं। और उसका एक कंडीशंस है यूज करने का, उस कंडीशन के हिसाब से उसको डाइल्यूशन करके आप यूज करिए। एक बार अगर सोल्यूशन बनाते हैं तो हर बार कोशिश करिए कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि उसमें टेम्परेचर कंटेंट्स भी होता है, पीएच का भी कुछ फैक्टर होता है जो उसको चेंज करता है। तो मैं ये बोलूँगा, आप सोडियम हाइपोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर को भी आप अपने घर में ला करके डाइल्यूट करके 1 लीटर पानी के साथ 1 चम्मच डाल के आप डाइल्यूट कर सकते हैं, आधा चम्मच, और उसको फिर छान करके और उसको फिर आप यूज कर सकते हैं। और वो बहुत सस्ता है, कोई ज़रूरत नहीं है। इवन मुझे कई बार लगता है कि लोग सोचते हैं वेजिटेबल है, दूध बाहर से लाते हैं, इन सारे चीज़ों को भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है। हाँ ठीक है, ये भी एक क्रॉस कंटामिनेशंस का पार्ट है, इसको भी कहीं ना कहीं हमें करना पड़ता है और सोचना पड़ता है। तो नॉर्मली आप उसको 0.1% के सोल्यूशन के साथ कर सकते हैं। 0.1% का सोल्यूशन बनाइए, 1 लीटर पानी में 1 ml के साथ उसको ले सकते हैं आप, वो 0.1% का सोल्यूशन होगा और उसका आप यूज कर सकते हैं अपने वेजिटेबल वगैरह क्लीन करने के लिए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है और वो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं करेगा। यस, किसी भी डिसइंफेक्टेंट के साथ कांटेक्ट टाइम जरूरी होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि अभी किसी चीज़ को किया और वो रिजल्ट ओरिएंटेशन हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ 1, 2, 3 मिनट या 4 मिनट का कांटेक्ट टाइम जरूरी होता है किसी भी सरफेस डिसइंफेक्टेंट को करने के बाद। दूसरा जो सबसे ज़्यादा मैं एक चीज़ पे फोकस करना चाहूँगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट के बात करने के बाद मैं आता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड नैनो सिल्वर की बात खूब हो रही है, उसके भी लोग बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों का ये कहना है कि सोडियम हाइपोक्लोराइड से वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि वो इजीली डिकम्पोज होता है। मैं मानता हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में जब डिकम्पोज होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। उसके साथ नैनो सिल्वर या कोई भी सिल्वर नाइट्रेट या जो भी है कोलाइडल सिल्वर हम यूज करते हैं। क्यों करते हैं? एक्चुअल अगर सच पूछा जाए तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपने में वीक डिसइंफेक्टेंट के रूप में जाना जाता है, इसलिए उसके साथ हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मुलेशन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कॉमन पीपल के लिए वो बहुत बुरा है। केवल प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, प्लेन हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आप अगर यूज करते हैं तो रिजल्ट ओरिएंटेड आपके लिए है।
उन लोगों के लिए नहीं है जो हॉस्पिटल्स जहाँ हैवी क्रॉस कंटामिनेशन होता है, जहाँ सेप्टिक का सिचुएशन बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी प्रॉब्लम है वहाँ पे, जहाँ पब्लिक गैदरिंग है, इट्स रियली देयर इज द वेरी बिग प्रॉब्लम। सो वो इजी नहीं रहता उन चीज़ों को हैंडल करना। लेकिन अगर आप चाहें तो आप खुद में 3% का डाइल्यूशंस का अगर पेरोक्साइड बना सकते हैं, 1% डाइल्यूशन में उसको ला सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं उसी काम के लिए, मॉपिंग करने के लिए या फिर किसी चीज़ को सैनिटाइज करने के लिए। और वो इजी है क्योंकि वो उतने ज़्यादा कोरोसिव नहीं होता जितना सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है या ब्लीचिंग पाउडर होती है, उससे थोड़ा कम होता है। वो डिकम्पोज होने बहुत ईजी से डिकम्पोज होता है और डिकम्पोजिशंस के बाद वो वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है उसमें वर्किंग फंक्शन अगर देखा जाए तो जो वाटर मॉलिक्यूल में वो कन्वर्ट होता है उसके साथ उसमें नेसेंट ऑक्सीजन बनते हैं। वो नेसेंट ऑक्सीजन ही बायोफिल्म को तोड़ता है। इवन कोई भी आप डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं उसका पहली प्रायोरिटी वहीं से शुरू होती है कि क्या वो बायोफिल्म को तोड़ पाएगा। और आप देखते हैं कोरोना वायरस के ऊपर एक लेयर दिखाया जाता है आपको, दैट लेयर इज द बायोफिल्म। उसी लेयर को डिकम्पोज करने की पावर होनी चाहिए। उसके लिए हम या तो किसी न किसी रूप में उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं और इन सब प्रोडक्ट के साथ यूज करके उसको हम ऑक्सीडाइज इजीली कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। उसके साथ सिल्वर कंटेंट्स ऐड किया जाता है। सिल्वर कंटेंट्स एक दो परफॉर्मेंस में वर्क करता है। आपको पता है सिल्वर अपने आप में भी एक डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है और बहुत सारे यूजेज होते रहे हैं। तो ये दो बिग डिसइंफेक्टेंट को एक साथ कंपाइल करके उसको स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टेंट के रूप में फॉर्म किया गया था। उसके मेजर यूजेज हैं वहाँ। अगर आप देखा जाए तो आप उसे 1% का सोल्यूशन बना करके अगर 10% मार्केट में जो उपलब्ध है 10%, 11%, 30%, 25%, 50% सोल्यूशन भी उपलब्ध है जिन सब का लोग यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। बट जो अब तक स्टडी है, जो कुछ है, वो ये कहता है कि आप 1% का सोल्यूशन अगर पेरोक्साइड नैनो सिल्वर का या 0.5% का सोल्यूशन बनाते हैं, इट इज़ इफेक्टिव फॉर द ऑल हार्ड सरफेस। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कोई भी डिसइंफेक्टेंट का आपके घर में स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। सच्चाई ये है कि आप कोई भी डिसइंफेक्टेंट अगर अपने घर के अंदर स्प्रे करते हैं तो उसके लिए एक कांटेक्ट टाइम चाहिए, उसे न्यूट्रलाइज होने का भी टाइम चाहिए। क्योंकि अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा उस एरिया में तो वो आपके रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपके बहुत सारे इम्यून सिस्टम को वीक करेगा और धीरे धीरे आपके नर्वस सिस्टम को भी अफेक्टेड करेगा। और क्योंकि एक बार फॉग कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। हाँ, जहाँ पे सिम्टोमेटिक कंडीशंस हैं वहाँ पे फॉगिंग ज़रूरी है, लेकिन आपके घर में फॉगिंग की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कोई सिम्टोमेटिक कंडीशंस नहीं है उसकी, क्योंकि आप उस घर में रह रहे हैं। और फॉगिंग उस लोकेशन में किया जाए जहाँ पब्लिक का किसी तरह का इंटरफेरेंस एटलीस्ट 60 मिनट तक नहीं हो, तब आप उसे फ्यूमिगेशन करिए। एटलीस्ट किसी के घर में भी जा कर के, कोई भी जितने लोग आज कर रहे हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप फ्यूमिगेशन अगर करते हैं तो यू वेरी क्लियरली से टू ऑल ऑफ देम कि नाउ आई नीड फॉर द सम कॉन्टैक्ट टाइम, सो नो वन कैन इंटर इन दैट एरिया वेयर आई एम जस्ट गोइंग फॉर द डिसइंफेक्टेंट फॉर द 60 मिनट आफ्टर द डिसइंफेक्शन। क्योंकि उसके पार्टिकल्स वहाँ स्प्रेड कर रहे होते हैं, वो एयर में होते हैं और वो पार्टिकल आप एब्जॉर्ब करते हैं। अगर आप इनहेल करेंगे तो वो आपके सांस के अंदर जाएगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी धीरे धीरे। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है, फॉगिंग की ज़रूरत नहीं है घरों के अंदर। आप मॉपिंग से काम करिए, उसको मॉप करिए, चाहे वो कोई भी हार्ड सरफेस हो, उसको मॉप करके और उसको ख़त्म करिए। वो एक न्यूट्रलाइजेशन कंडीशंस अलग होगी। लेकिन अगर आप फॉगिंग करते हैं घरों के अंदर या करवाते हैं तो दोनों स्थिति मैं मानता हूँ अच्छा नहीं है। उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़बरदस्त होंगे और क्योंकि ये प्रॉब्लम आई है वो चली जाएगी, लेकिन आपका हेल्थ जो आज है वो कल उसके लिए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो अब तक का जो कुछ भी था कि हमने अभी जो जो बात करी आपसे, सोडियम हाइपोक्लोराइट,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नैनो सिल्वर, क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड जिसको क्वाट कंपाउंड भी लोग बोलते हैं। अभी हम केवल आज आपको डिसइंफेक्टेंट पे कुछ बातें हमने बताई जो ज़रूरी है। मैंने आपको लास्ट में बस इतना बोला कि प्लीज़ सैनिटाइजेशन घरों के अंदर होना चाहिए, लेकिन वो फ्लोर सैनिटाइजेशन, हार्ड सरफेस सैनिटाइज करिए, एयर सैनिटाइजेशन नहीं करिए, रूम सैनिटाइज स्प्रे करके मत करिए। इट्स नॉट रिक्वायर्ड फॉर द योर इंटरनल एरियाज, बिकॉज आप वहाँ रह रहे हैं, आपके बच्चे रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, बस इससे आप बाहर निकलिए। सरफेस डिसइंफेक्शन मैंडेटरी है, उसको ज़रूर करिए, उसको फॉलो करिए, चाहे वो कुछ प्रोडक्ट आप बाहर से लाते हैं या फिर हैंड है, फिट है, उस सब को डिसइंफेक्ट करिए, बट बॉडी नहीं। और स्प्रे घरों के अंदर मत करिए, क्योंकि आपको मालूम है कि कोविड के लिए सबसे बेस्ट होता है, कहा जाता है कि आप जितना क्लोज एरिया के बजाय ओपन एरिया में रहेंगे, आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेगा। वेंटिलेटेड एरिया में रहिए, अपना जो वेंटिलेशन एयर रखिए, वहाँ से जितना क्रॉस वेंटिलेशंस हो पाएगा उतनी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस कम रहेंगे। आप जितने क्लोज एरिया में बंद घर में रहेंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि अगर कुछ स्प्रेड होता भी है किसी के मुंह से, अगर थूकने से या फिर छींकने से, जो पार्टिकल्स एरोसोल जिसको बोलते हैं वो बाहर की तरफ आता है, वो स्प्रेड होकर के आपके एरिया में घूम रहा होता है। अगर विंडो आपका ओपन है, आपका गेट ओपन है, तो इमीडिएटली वो बाहर की तरफ जाएगा या वो फ्लोट, क्योंकि एयर क्रॉस एयर चेंज होता है वहाँ पे। एयर प्रेशर जब चेंज होगा तो वो सिचुएशंस अलग होती है। इसीलिए बोला जा रहा है बहुत सारे जगहों पे, ऑफिसेस में, कि आप वेंटिलेशंस की व्यवस्था प्रॉपर करिए, जिससे कि अगर कुछ भी बाहर की तरफ अगर किसी के बॉडी से निकल रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंटरनल है, एक्सटर्नल नहीं है, तो वो इंटरनल जो कुछ भी होता है आप बाहर निकालते हैं, उसके बाद ही वो स्प्रेड करता है। तो इन चीज़ों को डिवाइड होने का जगह चाहिए, ये मेरा कहना है। आज के लिए हमारा ये टॉपिक यहीं तक है, जिसके लिए मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा टाइम शेयर किया, और अभी हम इसको सीरीज में चलाने वाले हैं। जैसा मैंने बताया, अगली टॉपिक हम हैंड सैनिटाइज़र पे आएंगे, उसमें क्या कुछ हो रहा है, क्या ज़रूरत है, और क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस चलते चलते एक रिक्वेस्ट आप सबसे, बहुत हाथ जोड़ के, प्लीज़ अपने बच्चे जो 12 साल से नीचे का है उसको एल्कोहलिक सैनिटाइज़र से दूर रखिए। इट्स टू डेंजरस टू ऑल ऑफ देम, बहुत डेंजरस है। साबुन और पानी का इस्तेमाल करिए और सिंपली रखिए उसको, ये बहुत इफ़ेक्टिव है। थैंक यू, बाय, गुड लक। एक मिनट सर, जो रिक्वेस्ट कर रहे थे ना, हाँ, वो ऐसे एक बार कीजिए।